Welcome to Boost High Species. Today we are starting new series of Ghatna Chakra, that is Indian Polity and Governance. So इसका ये फर्स्ट चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता रहा है, आगे भी आता रहेगा. जितने भी सारे एक्ट हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है. एक या दो क्वेश्चन किसी स्टेटमेंट फॉर्म में, फैक्ट के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, एक तो है जो एक्ट पास किए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम में, जो 1773 से लेके 1853 तक. उसके बाद में जो ब्रिटिश क्राउन का जब रूल आया 1858 से 47 के बीच में, इन क्राउन वाला है और ईस्ट इंडिया कंपनी वाला है. सो इसी तरीके से हम देखेंगे. सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला एक्ट पास किया था, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसमें क्या था कि जो गवर्नर बंगाल के थे, वॉरेन हेस्टिंग, उनको डेजिग्नेट कर दिया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और उन्हीं के अंदर जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास, बॉम्बे की, उन्हीं के कंट्रोल में आ गई थी. ठीक है. देन जो गवर्नर जनरल थे वॉज अपॉइंटेड विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. उसमें 4 लोग थे, 4 पर्सन उन्हें असिस्ट करने के लिए हिम इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डिसीजन, और जिसमें मेड बाय मेजोरिटी ऑफ द काउंसिल, यानी मेजोरिटी से डिसीजन होता था उस पूरी काउंसिल में. ठीक है. देन गवर्नर जनरल को वोट करने का राइट था सिर्फ टाई के केस में. व्हेनेवर देयर इज टाई इन द ऑफ वोट्स, देन ही विल वोट एज अ कास्टिंग वोट. ठीक है. गवर्नर जनरल के लिए बात हो रही है. देन सुप्रीम कोर्ट एक स्टैब्लिश किया जाता है. कहाँ पे? फोर्ट विलियम में इन कोलकाता इन द ईयर 1774. ठीक है. इसके एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 इसमें अदर जजेस होते हैं. आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट. पूछा गया, PYQ है ये भी, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये. अभी हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड की चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें मेंशन नहीं है ना. फिर भी आप कमेंट में बताइएगा. देन दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड ब्राइब्स फ्रॉम द इंडियंस. रेगुलेट करने के लिए था, तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने और भी जो एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स की, उनको रेगुलेट किया कि कोई भी जो सर्वेंट है कंपनी का, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा, किसी भी तरीके की ब्राइब्स नहीं लेगा किसी भी इंडियन से. देन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, जो कंपनी का जो पे कंट्रोल था उसको और मजबूत किया. एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना के जो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी होती थी, जो रिपोर्ट करती थी उसके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भी इंडिया में कर रहे थे, सारी चीज़ों को वो एक साथ रिपोर्ट करते थे. देन आता पिट्स इंडिया एक्ट. वो 1784 में आया. इसमें सबसे पहले एक काम किया गया कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो कंपनी कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको अलग अलग किया गया. देन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, वो पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बनाया गया, और डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, ये कमर्शियल अफेयर्स के कंट्रोल करने के लिए बनाया गया. इसमें से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें 6 पीपल बनाए गए थे. ठीक है. देन एक्ट ऑफ 1784. इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल होते हैं, उनको एक पावर दी जाती है टू ओवर रूल हिज काउंसिल इन द मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस अफेक्टिंग द सेफ्टी, पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर इन इंडिया. इट्स सिंपल मीन्स अ वीटो पावर. वहाँ जहाँ पे गवर्नर जनरल को लगता है कि उनकी सेफ्टी, पीस और उनका इंटरेस्ट एम्पायर का कहीं भी इफेक्ट हो रहा है, तो वो ओवर रूल कर सकते हैं पूरी काउंसिल के डिसीजन को. सिंपल है. देन गवर्नर जनरल को और पावर दी गई, इन विच ही एक्ट एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द पावर्स, मतलब कमांडर इन चीफ आर्मी का. ठीक है. देन लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिनको ये सारी पावर्स मिली थी. एक्चुअली जब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल प्रपोज किया गया था कि आपको इंडिया एज ए गवर्नर जनरल भेजा जा रहा है, तो उन्होंने ये कंडीशन ही रखी थी कि मुझे ओवर रूल की एक इम्पॉर्टेंट वीटो पावर चाहिए और मुझे ही कमांडर इन चीफ भी आप बनाएंगे फोर्सेस का.
तो इसी जब ये एक्ट पास हुआ उसके बाद में ही केम टू इंडिया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फाइन। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये एक्ट क्या करता है, पहले तो जो कमर्शियल जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको बढ़ा देता है 20 साल के लिए और, ठीक है। इसका इसका इसमें ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं वो और इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें यही याद रखना है हमें कि जो ये एक्ट था इससे कंपनी का जो टाइमिंग थी वो सीधे 20 ईयर्स के लिए बढ़ गई थी। देन इसके बाद सीधे इम्पोर्टेंट एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने एक प्रोविज़न रखा था दैट अ प्रोविज़न ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर ईयर टू स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियन, कि 1 लाख रुपए हर साल स्पेंड किए जाएंगे इंडियंस की एजुकेशन पे। ये सिर्फ प्रोविज़न था, ये कभी भी इन्फोर्स नहीं हुआ, कभी भी प्रैक्टिकली इस चीज़ को कंपनी ने लागू नहीं किया था। देन फिर इसने एंड कर दी थी जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड पे, पूरी तरीके से इसी 1813 वाले एक्ट से ख़त्म हो गई। हालांकि जो मोनोपोली थी वो 2 चीज़ों पे अभी भी कंटिन्यू थी, एक था टी, एक था ट्रेड विथ चाइना। बहुत पूछा जाता है कॉमनली, ठीक है। देन आता चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल बंगाल के अभी तक होते थे अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। देन इन्वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर भी उनके पास चली जाती है। देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग, ये दिस, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, डिफरेंट है दोनों। देन इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी, पूरी तरीके से उनकी जो कमर्शियल जो ट्रेड ये सारी चीज़ें चल रही थी उनको पूरी तरीके से 33 वाले एक्ट में बंद कर दिया गया और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। और 33 वाले एक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये की गई थी कि एक फोर्थ मेंबर इंक्लूड किया गया था, दैट वाज द लीगल मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। और फर्स्ट लीगल मेंबर जो इसमें इलेक्ट हुआ था वो कौन था, यानी अपॉइंट हुआ था, लॉर्ड मैकाले। देन ठीक है। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसने सबसे पहले क्या किया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होते हैं गवर्नर जनरल के काउंसिल के, पहले तो उन्होंने अलग किया कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग हैं और लेजिस्लेटिव अलग हैं, एंड इज एस्टैब्लिश्ड ए सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग के लिए एक सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और इसमें सिविल सर्वेंट ओपन कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस किया गया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये सारे एक्ट थे अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन ड्यूरिंग 1858 to 1947। सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स खुद ले ली थी। उसके बाद में उन्होंने खुद कुछ एक्ट पास किए थे, उसमें सबसे पहला एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उसकी जगह पर रिनेम करके नई पोस्ट आई थी, दैट इज़ वायसराय ऑफ इंडिया, और ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। वायसराय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। इस तरीके से जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। देन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे उनको भी इस एक्ट के अंदर ख़त्म कर दिया गया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके की, ना बोर्ड की ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। देन एक नई पोस्ट बनाई गई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और ये इसको असिस्ट करती थी काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, ठीक है। एंड ही रिसीव्स पावर्स सो लॉन्ग इंजॉयड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर थी अब सिर्फ एक पर्सन के अंडर चली गई थी, दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है।
देन काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वॉज टू बी एडवाइजरी इन नेचर, इसका एडवाइजरी नेचर था। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द इनिशिएटिव्स एंड द फाइनल डिसीजन रिमेन विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए तो एक पर्सन को लाया गया था, अब वो भी ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था ताकि सारे डिसीजन वही अब ले सके। ठीक है, ये था 1858 का एक्ट। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस में पहले तो ये किया गया कि जो इंडियन पीपल हैं उनको कुछ कुछ पार्टिसिपेशन दिया गया, मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और जो एक्ट था इसने क्या किया, जो लॉ मेकिंग और अमेंडिंग पावर्स थी जो मद्रास प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंसेस की, वो उनको वापस कर दी इस एक्ट के थ्रू, 1861 के थ्रू। जो पहले सेंट्रलाइज कर दी गई थी ना अंडर दी कोलकाता कर दी गई थी, बाद में ये इन दोनों प्रोविंसेस की पावर इनको लौटा दी गई और यहाँ से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। देन इस एक्ट में जो वायसराय था उनको टू इशू दी एक पावर और दी गई कि ही कैन इशू द ऑर्डिनेंस इन द केस ऑफ द इमरजेंसी। जहाँ भी उनको लगता है कि इमरजेंसी में किसी एक्ट को पास करने की ज़रूरत है, देन ही हैज़ दैट पावर टू पास दैट ऑर्डिनेंस दैट इज़ फॉर द 6 month। ठीक है, ये था 1861 एक्ट के मेन प्रोविजंस। देन आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, पहले तो उनका नंबर इंक्रीज किया गया था, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में भी। लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो अभी तक मेंटेन थी ऑफिशियल मेजॉरिटी, यानी जो सेंट्रल वाले थे उन्हीं के पास अभी मेजॉरिटी थी। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका कोई खास डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं था, बट वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, इतना। देन जो इंडियन मेंबर थे उनको एक राइट और दिया गया कि जब भी कोई बजट पास होगा सो वो उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं बजट को। ये 92 वाला हाँ एक्ट है, इसके अंदर है। देन इसमें एक और प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, कि हम कुछ चीज़ों में लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द लिमिटेड सेंस के लिए यूज़ हुआ था, ऐसा नहीं था कि कोई ऑल इंडिया इलेक्शन कंडक्ट हो गए थे। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस इन द एक्ट ऑफ 1892। देन काउंसिल एक्ट ऑफ 1901, इसको हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्ट था दैट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर। अभी तक तो नॉन ऑफिशियल एक्टिविटीज़ में ही इंडियंस को अलाउ किया था, लेकिन जो ये 1909 वाला एक्ट था उसमें पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी मेंबर बनाया गया। देन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन बने थे टू ज्वाइन दी वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। ठीक है, और जो फंक्शंस थे और जो साइज था लेजिस्लेचर का, चाहे वो सेंट्रल पे हो या प्रोविंसेस पे हो, वो भी बढ़ गया था। ऑब्वियसली बात है, जब आप इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे तो जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो डबल हो जाएंगे या नियर टू डबल पहुंच जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देन जो नंबर ऑफ काउंसिल्स था, मेंबर ऑफ जो काउंसिल्स थे वो गिवन द राइट टू डिस्कशन एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फिर जो 1909 वाला था उसमें एक और राइट दिया गया जो इंडियंस थे, मतलब जो इस काउंसिल के मेंबर्स थे उनको, दैट दे कैन आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड डिस्कस ऑल्सो सम इश्यूज व्हेनेवर दे नीड। ओके, देन मेन एक जो इन फेमस प्रोविजन है इस एक्ट का वो ये दैट दिस एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। दैट्स वाई लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, ये पूरा 1909 वाला एक्ट था। देन अब हम आते हैं 1919 एक्ट पे, इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस एक्ट में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम यूज़ किया गया।
ठीक है। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो पहले सिर्फ मुस्लिम्स को मिला था उसको और सेक्शंस में भी एक्सटेंड किया गया, लाइक सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ठीक, ये भी। देन इट इंट्रोड्यूस बाईकैमलरिज्म एंड एट सेंट्रल लेवल। बाईकैमलरिज्म मतलब होता है द्विसदनी, 2 सदन होगा, जैसे अभी है लोकसभा राज्यसभा, यानी 2 सदन कर दिए गए सेंट्रल लेवल पे 1919 मतलब 1919 एक्ट से। देन इसने और क्या किया, इसने जो सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट किया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, यानी स्टेट और सब्जेक्ट्स पे काम करेगा और जो सेंट्रल है वो अदर, मतलब सेंट्रल है अदर सब्जेक्ट्स पे काम करेगा और प्रोविंशियल अदर सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे प्रोविंसेस। देन जो बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो रूल बना सकता था फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए बना सकता था। देन एक और मेजर चेंज आया, इन्होंने डायरकी भी इंट्रोड्यूस कर दी प्रोविंसेस में। और डायरकी में इन्होंने क्या किया, वही दो लेवल की चीज़ें यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई थी प्रोविंसेस में भी, ठीक है। देन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इनको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ट्रांसफर्ड एक रिजर्व। ट्रांसफर्ड वाले थे वो प्रोविंसेस यूज़ कर सकते थे और जो रिजर्व थे वो गवर्नर यूज़ कर सकते थे, ऐसा था। देन फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी 1919 वाले एक्ट में ही यूज़ हुआ। देन अंडर दिस एक्ट कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years एंड जो हर 10 साल बाद रिव्यू करेगी वर्किंग ऑफ दिस एक्ट एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। ऐसा कहा गया कि हर 10 सालों के बाद में हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे। देन नवंबर 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अनाउंस करती है अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टेट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशंस ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। उसके बाद में मतलब थोड़ा पहले ही नवंबर 1927 में ही ये वो कर देते हैं, साइमन कमीशन को थोड़ा पहले भेज देते हैं, ठीक है। देन द कमीशन वॉज हेंस कॉल्ड एज द साइमन कमीशन बिकॉज इट वॉज हेडेड बाय द सर जॉन साइमन, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये आता है एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। इन्होंने कहा एक ऑल इंडिया, जब 1935 वाला एक्ट आता है वो पहला बोलता है कि चलो हम अब पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, उसमें सारे प्रोविंसेस और सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो यूनिट्स की तरह इसके अंडर होंगे, ज्वाइन करेंगे इसको। और इन्होंने बोला जो डायरकी है ना उसको सेंट्रल पे भी लाओ, और उन्होंने कहा जो प्रोविंस लेवल पे जो डायरकी चल रही थी उसको ख़त्म कर देते हैं। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI, that is Reserve Bank of India, to control the currency and the credit of country. देन जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उसको और एक्सटेंड कर देंगे। अब ये किसको दे देंगे, एक्सटेंडेड बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर SC वुमेन, मतलब SC कास्ट वुमेन एंड लेबर्स। देन इसी एक्ट के अंदर फेडरल कोर्ट एक सेटअप होता है 1937 को, ठीक है। देन दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड एस्टैब्लिश 2 न्यू प्रोविंसेस दैट इज सिंध एंड उड़ीसा, ये इसी एक्ट से बने। देन इट इंट्रोड्यूस बाई कैमलरिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। जो हमें इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने बाई कैमलरिज्म मेनली इन्हीं 6 स्टेट्स में अभी भी द्विसदनी ही जो है स्टेट लेवल पे गवर्नेंस वैसे ही चलती है अभी भी, विधान परिषद और विधानसभा वाला सिस्टम ये वही है। अभी बताइएगा प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के अंडर कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 2 सदन हैं, अभी भी कमेंट करिएगा। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 डिक्लेयर करता है इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है, इट्स वेरी इजी, नहीं आएगा। देन इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वायसराय एंड द गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड इन ईच डोमेन,
ठीक है, गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया और वायसराय के ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट 1947 वाले एक्ट से। देन इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्पर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द इंग्लैंड किंग ऑफ द इंग्लैंड। अब ये टाइटल इंग्लैंड का कोई भी रॉयल एम्पर या क्वीन नहीं यूज़ कर पाएंगे एम्पर ऑफ इंडिया अपने लिए, ठीक है, बिकॉज इंडिया नाउ इंडिया विल नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग ऑफ द इंग्लैंड और क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। So this is it in this lecture. Thank you for watching.